आज की कक्षा की विषय वस्तु है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी पुस्तक जब लिखी जाती है तो उसकी जो है उसके आमुख पृष्ठ पर एक प्रस्तावना लिखी जाती है कि आखिर किन उद्देश्यों को लेकर के ये पुस्तक लिखी जा रही है। उसी प्रकार भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को लेकर के लिखा जा रहा है तो उसका संक्षेप उल्लेख भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कर दिया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वस्तुतः 13 दिसंबर 1946 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के एक भाषण दिया गया था, उसी का अंश है। उद्देश्य प्रस्ताव पर जो भाषण दिया गया उसे संविधान सभा ने कुछ संशोधनों के साथ 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये हमारे जो संविधान की प्रस्तावना निम्नवत है। आप देख सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान की ये उद्देशिका है। इस उद्देशिका से हमें क्या क्या ज्ञात होता है। पहला तो पक्ष ये है कि वास्तव में संविधान का स्रोत क्या है या सत्ता का स्रोत क्या है। तो संविधान का स्रोत या सत्ता का स्रोत वस्तुतः भारत की जनता है और सत्ता का स्रोत जो है कैसे स्पष्ट है ये आप प्रस्तावना से देख पा रहे हैं कि हम भारत के लोग स्वयं जो है अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये जो शब्दावली है इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में जो सत्ता का स्रोत स्वयं भारत की जनता है और भारत की जनता ही अपने संविधान को स्वीकार कर रही है। इससे पूर्व जितने भी अधिनियम निर्मित हो रहे थे वो ब्रिटिश संसद द्वारा हो रहे थे। तब गुलाम भारत में ये व्यवस्था थी, किंतु स्वतंत्र भारत में ये कहा गया कि वस्तुतः जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो भारत की जनता होगी और भारत की जनता ने जो ये शब्दावली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और ये सब प्रस्तावना की भाषा उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही वास्तव में सत्ता के स्रोत हैं और हम ही अपने संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यहाँ एक और स्पष्ट बात है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे संविधान एक बड़ा ग्रंथ है और उसको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। जिन व्यक्तियों के पास संविधान को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और संविधान के मूल आशय को जानना चाहते हैं तो वो केवल संविधान की उद्देशिका को यदि पढ़ लें तो उससे ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान निर्माता वस्तुतः संविधान द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते थे, उनका ध्येय क्या था, भारतीय व्यवस्था में वो क्या लाना चाहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कहने तात्पर्य ये है कि कोई बड़ा ग्रंथ है, टेक्स्ट बुक है और उसको पढ़ने का समय नहीं तो एक
कुंजी होती है, गाइड होती है, वही एक प्रकार की गाइड है कि संक्षेप में आप जान सकते हैं कि संविधान निर्माता क्या प्राप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त ये संविधान की आत्मा भी है, वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में कहा कि जो है जब भी संविधान मौन होता है किसी विषय पर, तो उस समय संविधान की उद्देशिका हमारा मार्गदर्शन करती है। अर्थात तो संविधान की जो ये उद्देशिका है वो वस्तुतः भारतीय संविधान की आत्मा है। इसे वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, क्योंकि ये स्वयं मार्गदर्शन करती है जहाँ पर संविधान मौन होता है। संविधान के पूर्ण होने की तिथि का ज्ञान होता है कि 26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो हमारे 12 अधिवेशन हुए, उसके उपरांत ये संविधान विधिवत निर्मित हुआ। तो निर्माण की तिथि वो जो है 26 नवंबर 1949 और जो है विक्रम संवत के हिसाब से मिति मार्गशीर्ष संवत 2006 विक्रमी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। यहाँ पर जो है शुक्ल सप्तमी भी आप जोड़ लेंगे, शुक्ल सप्तमी को ये हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना वस्तुतः संविधान का अंग है। अतः संविधान का अंग होने के कारण संसद इसका संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के प्राविधानों के आधार पर संविधान की उद्देशिका का संशोधन संभव है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भारतीय संविधान का अंग माना है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में 2 शब्द समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। साथ में राष्ट्र की एकता के स्थान पे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्दावली को जोड़ दिया गया। यहाँ पर संविधान में जो ये शब्द आए हैं, उद्देशिका में शब्द आए हैं, कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का आशय क्या है। यहाँ पर जो है लैटिन वर्ड सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का आशय है कि कोई जो है आंतरिक और बाह्य दृष्टि से जब कोई राज्य अपनी विधियों के निर्माण करने और उन्हें लागू करने के लिए पूर्णतः मुक्त होता है, तो हम कहेंगे कि वो राज्य वास्तव में सॉवरेन स्टेट है, वो संप्रभु राष्ट्र है। तो भारत जैसे ही संविधान लागू हुआ वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हो गया। और संप्रभुता वस्तुतः राज्य की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि संप्रभुता वो मौलिक है, अदेय है, अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वही बात इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के आशय को स्पष्ट करती है। दूसरा, ये समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया बाद में, समाजवाद का वैसे आशय है कि उत्पादन के साधन राज्य के अधीन होंगे और सभी श्रमजीवी होंगे, प्रत्येक क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। लेकिन भारतीय संदर्भों में समाजवाद का आशय ये है कि आय और संपत्ति की असमानता न्यूनतम रखी जाएगी। न केवल समूहों के बीच बल्कि व्यक्तियों के बीच भी आय और संपत्ति की असमानता को न्यूनतम रखा जाएगा। ऐसा न हो कि कोई खा के मरे और कोई भूखों मरे, या कोई जो है बिक जाने के लिए मजबूर हो जाए और कोई खरीद लेने की क्षमता हासिल कर ले। तो आय और संपत्ति की असमानता को न्यूनतम रखने का निर्देश है। दूसरा ये है कि सभी को काम पाने का अधिकार दिया जाएगा। तो काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में जो है वो मनरेगा के तहत भारत सरकार ने अब लागू कर रखा है। सभी को राइट टू वर्क है। इसके अतिरिक्त समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्राविधान भी समाजवाद के तहत है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द, ये सेकुलर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सेकुलरिज्म का अर्थ वस्तुतः अधार्मिकता होता है मूल रूप में, यानी धर्म को न मानने वाली विचार पद्धति। किंतु भारतीय संदर्भों में
धर्मनिरपेक्षता का आशय है कि राष्ट्र का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने, किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। अर्थात जो धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 से 28, वो वस्तुतः धर्मनिरपेक्षता के मूल आशय को ही भारत में लागू करता है। हमारे साथ आज़ाद हुआ पाकिस्तान, उसने अपना राष्ट्रीय धर्म इस्लाम को घोषित कर दिया, लेकिन भारत ने कोई राष्ट्रीय धर्म अपना घोषित नहीं किया। तो भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं, सभी व्यक्ति पूर्णतया धर्म और अंतःकरण के मामले में पूर्णतया जो है स्वतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात है तो लोकतंत्र के दो स्वरूप है दुनिया में, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। राजतंत्रात्मक लोकतंत्र जहाँ पर राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष किसी वंश परंपरा से हो, अर्थात तो जैसे इंग्लैंड में एक ही वंश परंपरा के जो सम्राट या महारानी वो जो है होते रहते हैं, लेकिन भारत ने व्यवस्था नहीं लागू की अपने यहाँ। वहाँ पर जब गणतंत्रीय लोकतंत्र होगा यानी रिपब्लिक होगा तो वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष भी वो वंश परंपरा से न होकर के वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होगा। वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से संबंधित हो सकता है। तो भारत ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया। जो फ्रांस की गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो भारत में भी ली गई है। यहाँ पर जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। सामाजिक न्याय का आशय ये है कि जो है जाति धर्म लिंग संप्रदाय के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, कोई ऐसा विभेद नहीं होगा जो इन आधारों पर किया जाएगा। समता मूलक समाज की स्थापना होगी। आर्थिक न्याय वही बात है कि आय और संपत्ति की असमानता को जब हम न्यून रखेंगे, सभी को काम पाने का अधिकार देंगे तो और समान कार्य के लिए स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान वेतन उपलब्ध कराएंगे तो वो जो है इकोनॉमिक जस्टिस लागू हो जाएगा। और राजनीतिक न्याय का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है मत देने का अधिकार होगा और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार वस्तुतः सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र नहीं है तो वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। इसलिए एक प्रकार का निर्देश है सरकारों को कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुदृढ़ किया जाए, तभी राजनीतिक लोकतंत्र वस्तुतः सफल होगा। 75 वर्षों के आज़ाद भारत में आप देख रहे हैं कि जितनी भी सरकारें आ रही है वो सामाजिक आर्थिक न्याय को लागू करने के लिए तत्पर रहती हैं। सामाजिक न्याय वस्तुतः और फलीभूत हो यदि अनुच्छेद 44 में वर्णित कॉमन सिविल कोड के प्राविधान को लागू किया जाए और सभी के लिए एक जैसे व्यवस्था हो। यहाँ पर अन्य पक्ष हमने इससे पूर्व के वीडियो में उनकी व्याख्या की है, आप लोग लिंक के माध्यम से पूर्व के वीडियो में भी जा सकते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में एक संविधानविद हैं यनके पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र अर्थात आप अगर संविधान की मूल भावना को जानना चाहते हैं तो आप प्रस्तावना का अध्ययन कीजिए, उद्देशिका का अध्ययन कीजिए, आप उससे मूल संविधान की भावना को जान पाएंगे। आज के विषय वस्तु समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।